चलिए गाइस, चलिए चलिए चलिए, लेट अस स्टार्ट गाइस, लेट अस स्टार्ट। एक आधा मिनट खैर रुक जाते हैं, एक बार सबको आने देते हैं। आई होप ऑडियो वीडियो इज क्लियर। बहुत सारे बच्चे यार, जब तक एक दो मिनट जब तक सारे बच्चे तब तक डिस्कस कर लेते हैं। वैसे सबको आई जाने दो यार। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, फिर कोई अपन कुछ क्वारी बात निकालेंगे, ठीक है। बट यार आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा इस पूरी सीरीज के अंदर। वी आर अपलोडिंग एंटायर कंटेंट, वी आर अपलोडिंग द सब एवरीथिंग ऑन द यूट्यूब एज वेल फॉर यू गाइस, ठीक है। मेरे हिसाब से सही तरीका ये भी है कि आप लोग लाइव भी देख सकते हो, उसके बाद 1.5x पे लेक्चर्स को भी निपटा सकते हो। सो इट वुड बी वेरी 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 गुड अगर एवरीवन इज लाइक, देखो मैं एक ही बात कहूंगा इवेंचुअली दैट सारे बच्चों को ना यार फोकसली पढ़ना चाहिए यार, ठीक है। बहुत सारे बहाने होते हैं कि सर पढ़ना है, सर ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं हो रहा, वैसा नहीं हो रहा। अब लेक्चर्स भी चल रहे हैं, उसके नोट्स भी आपको मिल रहे हैं, नहीं यानी लाइक समवेयर अदर आपके पास अब सब कुछ है। तो बहाने कब तक बनाओगे, ठीक है। बहाने कब तक बनाओगे, कब तक चीजों से भागोगे, कब तक यू नो रीजन बनाओगे। और मैं एक बात बताऊंगा, सिर्फ एक चीज कहूंगा, सीए फाउंडेशन वो एग्जाम नहीं है जिसे आपने 11th में, 10th में, 12th में बच्चे क्या करते हैं, एक दिन पहले बैठते हैं, एक दो दिन पहले बैठते हैं और मस्त तरीके से पढ़ के अपना पूरा का पूरा कोर्स निपटा लेते हैं, है ना। बच्चे ऐसा करते हैं कि एक रात पहले बैठ गए, 2 दिन पहले बैठ गए, एक डेढ़ दिन में पढ़ लिया। लाला यहाँ पे ऐसा नहीं होता, क्योंकि आला रे आला सिम्बा आला, सिम्बा नहीं आता यहाँ पे, सबको याद जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बहुत बड़ी लंका लग जाती है। सो बस यही कहूंगा। एंड सेकेंडरी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंट नहीं होते हैं लेक्चर्स में। आधा लेक्चर देखते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वो बोलते हैं सर हम रिकॉर्डिंग देख रहे हैं। मैं एक बात बोली ईमानदारी से, तुम रिकॉर्डिंग देखो, तुम लाइव देखो, तुम कैसे भी देखो, बट कंप्लीट करो। बी रेगुलर, बी कंसिस्टेंट, ठीक है। आपने देखा होगा तो भैया हमारे भी लेक्चर चल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी हो सकता है एक दो लेक्चर कभी मिस भी होंगे, कभी कुछ होगा, बिकॉज हर चीज सब होता है ना। हम भी इंसान है, हमारी लाइफ में भी कभी कुछ ऊपर होता है, कभी कुछ नीचे होता है। तो एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग वर्क्स ऑन इट। बट आई वुड जस्ट सजेस्ट यू गाइज, मैं एक ही चीज सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को कि पढ़ाई करनी पड़ेगी, है ना। डोंट बी लाइक यार अपन कर लेंगे देख लेंगे, नहीं बेटा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए सरकार शुरू करते हैं बातों को, मुलाकातों को, जज्बातों को। हे गाइस हे गाइस हे गाइस, साइड फ्रॉम किशोर, स्वागत अभिनंदन, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सर। हम लोगों ने यूनिट 1 तो पूरी निपटा ली थी। हाँ सर, मैं शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूंगा, क्वेश्चंस के साथ ही मैं शुरू करूंगा, ठीक है। अच्छा, कल हमारा सिर्फ क्विज है, मतलब कल हम लोग चैप्टर 1 का सिर्फ और सिर्फ क्विज लेंगे, कल हम लोग और कुछ नहीं पढ़ने वाले। अरे यार ये लाइट अलग ही नहीं मानती यार, बट कोई बात नहीं, इसीलिए मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, बिकॉज मेरे लाइट का बहुत इशू चल रहा है, बट इसलिए मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। एनीवेज कोई बात नहीं, आप लोगों को लाइव की तरह दिख रहा होगा, बट ये रिकॉर्डिंग ही है क्योंकि मैंने कर लिया। लेकिन कंसिस्टेंट रहो भाई शर्मो, ठीक है। हाँ सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, आगे बढ़ते हैं सरकार। सुनो क्वेश्चन पूछता हूं सबसे पहले, हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? पप्पा कौन है? बिजनेस इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? जल्दी बताएंगे सर। फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स इज द जॉयल्डीन। वेरी गुड वेरी गुड, सीख रहे हैं सीख रहे हैं सीख रहे हैं। चलो अच्छा, व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? देख रहे हो, जंपिंग जपाक जंपक जंपक। हाँ, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज, अच्छा दो नाम है सर, कंफ्यूजन होता है। हाँ, सबसे पहले बोलता हूं फ्री ट्रेड इकोनॉमी, ठीक है। फ्री ट्रेड इकोनॉमी, करेक्ट। फ्री ट्रेड इकोनॉमी के अलावा क्या नाम है उसका? पहला नाम है फ्री ट्रेड इकोनॉमी, दूसरा नाम क्या है सर? दूसरा नाम है लेजिस फेयर इकोनॉमी, करेक्ट। तो फ्री ट्रेड इकोनॉमी एंड, अरे अगर नेहा अगर अंदर कोई नहीं बैठा तो बंद कर दो ना यार, लाइट है वहां की, भैया की केबिन की। अच्छा एक बार देख लो, नहीं तो लाइट थोड़ी कम कर लो। चलो सो जल्दी बताएंगे, व्हाट इज अनदर नेम ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? सर फ्री ट्रेड इकोनॉमी या फिर लेजिस फेयर इकोनॉमी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए सर नेक्स्ट इसकी तरफ पूछेंगे, थोड़े से मल्टीपल क्वेश्चन चलेंगे। प्राइस मैकेनिज्म इज अ की फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? प्राइस मैकेनिज्म इज अ की फीचर ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? मुझे छोड़ो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ अभी एकदम ऐसा लग रहा है अंधेरा छा गया है। प्राइस, अच्छा अभी तक तो बढ़ा ही नहीं थी, अरे भाई साहब तो लोएस्ट पे चल रही थी, तो इसका डर क्या होता होगा? चलिए हाँ सर, प्राइस मैकेनिज्म इज द की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, कंज्यूमर सॉवर्निटी इज अ की फीचर ऑफ विच इकोनॉमी? कंज्यूमर सॉवर्निटी इज अ की फीचर ऑफ विच इकोनॉमी? सर कंज्यूमर सॉवर्निटी इज अ की फीचर ऑफ विच इकोनॉमी? सर कंज्यूमर सॉवर्निटी इज अ की फीचर ऑफ, कंज्यूमर सॉवर्निटी इज अ की फीचर ऑफ
बोलेंगे बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर अभी तक आपने पढ़ा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इसलिए आप उसी के क्वेश्चन पूछोगे। बात आपकी सही है, बट कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट, मतलब ठीक है, थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, बट ठीक है। फर्स्ट बुक का नाम क्या था जो इकोनॉमिक्स के ऊपर लिखी गई थी? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक जो लिखी गई थी इकोनॉमिक्स के ऊपर? व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक? सर वेल्थ ऑफ नेशन, करेक्ट। एक काम करता हूं, तब तक मैं थोड़ी लाइट सेव कर लेता हूं। हाँ, वेल्थ ऑफ नेशन, यस सरकार, वेल्थ ऑफ नेशन वाज द नेम ऑफ द बुक जो पहली बार लिखी गई थी। वेल्थ ऑफ नेशन कौन से ईयर में लिखी गई थी? कौन से साल में लिखी गई थी? कौन से ईयर में लिखी गई थी? जल्दी बताओ, कौन से ईयर में लिखी गई थी? जो किताब थी वो कौन से ईयर में लिखी गई थी? 1776। ओके, किसने, नहीं मैं नहीं पूछूंगा किसने लिखी थी, मैं नहीं पूछूंगा किसने लिखी थी, मैंने पूछा ही नहीं। तुमने आंसर दिया तो मैं मानूंगा ही नहीं। ठीक है, मैंने पूछा ही नहीं, तुमने बताया ही नहीं। ठीक है, चलिए। अच्छा, नेशनल इनकम की स्टडी जो है वो किसका पार्ट है? माइक्रो इकोनॉमिक या मैक्रो इकोनॉमिक? अब देखो, पुराने पूछ रहा हूं, थोड़ा दिमाग पे जोर आएगा, कल और ज्यादा जोर आएगा। चलिए सर, नेशनल इनकम में किसका स्टडी होता है? सर नेशनल इनकम जो होता है वो हम पढ़ते हैं हमारे मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर, माइक्रो के अंदर नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक के अंदर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट चीज की तरफ बात करते हैं, अपन नेक्स्ट चीज की बात करते हैं। चलिए, याद आ रहा है क्या सारी चीजें? हाँ, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स के पिताजी कौन है? हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? चलिए, हु इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स? एडम स्मिथ। क्या एडम स्मिथ ही है क्या? हाँ, और एडम स्मिथ ने ही वो किताब लिखी है क्या? सर कौन सी किताब? एडम स्मिथ ने वो किताब लिखी है क्या जिसका नाम था हमारा द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 में? हाँ सर। तो इकोनॉमिक्स के ऊपर फर्स्ट बुक लिखने वाले व्यक्ति का नाम है एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ ने ही जो है वो किताब लिखी है, और ही इज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, करेक्ट? यस सरकार, पता है सब लोगों को? हाँ सर। अच्छा, इकोनॉमिक्स की जो प्रॉब्लम है वो कितनी तरह की प्रॉब्लम्स है? यानी इकोनॉमिक्स जो होता है वो कितने प्रकार के बेसिक प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर? 4 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। कौन कौन सा? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce, and what provision if any are to be made. चलिए, how many types of economics are there? How many types of economy is there? Economics नहीं, economy. How many types of economy is there? कितने प्रकार की इकोनॉमी एग्जिस्ट करती है? 3 प्रकार की इकोनॉमी एग्जिस्ट कर सकती है, करेक्ट सर। कौन कौन सी? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। कौन कौन सी? सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट एंड मिक्स्ड। 3 तरह की इकोनॉमी होती है। हाँ सर, 3 तरह की इकोनॉमी होती है। वेरी 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 सिंपल। ठीक है, हाँ सर, वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट, अभी थोड़े क्वेश्चंस और पूछूंगा, थोड़ा मल्टीपल क्वेश्चन भी पूछ सकता हूं, बट ठीक है। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, बिजनेस इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम क्या है? चलिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज, सर बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स। ठीक है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो नोन एज मैनेजेरियल इकोनॉमिक्स, करेक्ट? हाँ सर, क्योंकि अपन इसमें बिजनेस का एनालिसिस कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ओके, बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है? इट इज एन साइंस या इट इज एन आर्ट्स? लाइट साथ दे देती तो मजा आ जाता, थोड़ा ज्यादा मजा आता, बट ठीक है, इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरी यार की। ये खंबे कब तक लगेंगे यार? चलिए सर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स बिकॉज इट इज बोथ। हाँ सर, साइंस मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज, साइंस मतलब बॉडी ऑफ नॉलेज। हम ज्ञान लेने के लिए साइंस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के लिए हम आर्ट्स यूज कर सकते हैं। तो इट इज साइंस एज वेल एज आर्ट्स। ठीक है, इट इज अ साइंस एज वेल एज आर्ट्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स बोथ है। हाँ सर, लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर, या बोथ? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ पॉजिटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर, या बोथ? अरे यार नेहा, नेहा पानी देने यार। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज पॉजिटिव इन नेचर, नॉर्मेटिव इन नेचर, या बोथ? इट इज अ नॉर्मेटिव इन नेचर। यस सरकार, इट इज अ नॉर्मेटिव इन नेचर, क्योंकि भैया ये व्हाट इज की बात नहीं करता है, व्हाट शुड बी की बात करता है। तुम्हें थोड़ा पगला होना चाहिए, तुम्हारे पास थोड़ा दिमाग ज्यादा होना चाहिए, तुम्हें थोड़ी पढ़ाई करनी चाहिए। सो इसे कहते हैं इट इज अ नॉर्मेटिव इन नेचर, करेक्ट? ओके, अब मैं अब आप मुझे बताना, मैं आपसे कुछ पूछूंगा, बताना वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स हैं? ठीक है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के मेरिट्स हैं या डीमेरिट्स हैं? सबसे पहला सवाल। चलो और चलो एक काम करो, रैंडम पूछता हूँ, इतना स्पेसिफाई पूछूंगा तो तुम ज्यादा समझदार हो जाओगे ना। हाँ, मुझे भी लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा और रैंडम ही पूछता हूँ। ठीक है, थोड़ा और रैंडम ही पूछता हूँ। चलिए,
अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हम किसके अंदर पढ़ते हैं, माइक्रो के अंदर या मैक्रो के अंदर? अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ अ कंट्री। अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ, ठीक है सर, अनएम्प्लॉयमेंट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन लेकिन जब हम बात करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है, जब हम बात करते हैं अबाउट, ऐसा नहीं बोलते ना, हमने ऐसा नहीं बोलते, एक सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड गाइस, गर्मी में थोड़ा दिमाग कम चलता है होता है, ऐसा होता है, ठीक है हाँ चालू है, चालू, अभी तक तो बोर्ड है, अभी हम पढ़ेंगे भी, वरना मैं आपको आज पूरा पढ़ा भी दूंगा, समझा भी दूंगा, कल अपन रीडिंग भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना मुझे पता है, ठीक है। चलिए ओके, छोड़ो, दूसरा क्वेश्चन पूछता हूं, अभी एक क्वेश्चन पे अटकूंगा तो दिमाग थोड़ा अटक जाता है बहुत बार। चलिए ठीक है सर, हमने बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया। मुझे एक चीज बताओ, क्या कंज्यूमर सॉवरेनिटी सही में होता है क्या कैपिटलिस्ट मार्केट के अंदर? हमने पढ़ा था कि कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज कंज्यूमर सॉवरेनिटी होते हैं, कंज्यूमर इज अ किंग। कंज्यूमर सॉवरेनिटी मतलब क्या है? कंज्यूमर इज किंग, कंज्यूमर भगवान है। लेकिन क्या असली में कंज्यूमर इज अ किंग? क्या रियलिटी में कंज्यूमर इज अ किंग? क्या सच्ची में कंज्यूमर किंग होता है? नहीं, वो डीमेरिट था कि तुम्हें लगता तो है कि तुम भगवान हो लेकिन तुम शैतान हो, है ना? तुम्हें लगता है कि तुम भगवान हो लेकिन तुम शैतान हो क्योंकि तुम भगवान नहीं हो, है ना? तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम भगवान हो, ठीक है? हाँ सर। अच्छा, मुझे एक दो और चीजें बताओ, जल्दी से क्विकली बताएंगे। कंज्यूमर सॉवरेनिटी इज अ मिथ नॉट अ रियलिटी। चलिए सर, ड्राइविंग फोर्स क्या है इन कैपिटलिस्ट मार्केट? एक होता है ना बिजनेस के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या होती है, जैसे फॉर एग्जांपल एक मदर टेरेसा थी, तो मदर टेरेसा की ड्राइविंग फोर्स थी लोगों का अच्छा करना। तो वैसे ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए, बिजनेस के लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? पैसा। खाना खा के भी पैसा, पानी पी के भी पैसा, जीने के लिए चाहिए पैसा 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 पैसा। समझ में है क्या? हाँ सर। तो ड्राइविंग फोर्स क्या है सर? ड्राइविंग फोर्स है पैसा, ठीक है? हाँ सर। अब आते हैं अपन इस चीज की तरफ, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, यस सर, हमने पढ़ लिया था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ लिया, फ्री मार्केट इकोनॉमी पढ़ लिया, लेजिस्लेटर पढ़ लिया, ठीक है? कंपटीशन होता है। अच्छा, कंपटीशन की फीचर है, याद रखना, कंपटीशन एक की फीचर है। सर की फीचर क्यों है? बिना कंपटीशन के, सर एक चीज सब समझेंगे, बिना कंपटीशन के सर बिजनेस नहीं चल सकता कैपिटलिस्ट के अंदर, क्योंकि अच्छा वैसे अगेन हमने पढ़ा था दैट वहां पर मोनोपोली भी इजीली क्रिएट हो जाती है, लेकिन स्टिल कंपटीशन चाहिए। देखो यार, एक बात समझने की कोशिश करो, मैं आपको दोनों चीज समझाता हूं। सर कंपटीशन जरूरी क्यों और मोनोपोली कैसे बन जाती है? आज मेटा की बात करते हैं। सर मेटा ही फेसबुक कौन करता है? मेटा ही व्हाट्सएप कौन करता है? मेटा ही टेलीग्राम कौन, इंस्टाग्राम कौन करता है? यानी 3 विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों को मेटा ही ओन करता है। सिर्फ एक बार सोच के देखो, व्हाट्सएप जैसा इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, अब आप सिर्फ सोचना, प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि मैं आपको पता नहीं 2-2, 5-5, 2-2 जीबीओ की फाइल्स व्हाट्सएप पे जाती है एज अ डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में। सो मैं आपको जीबीओ की फाइल फॉरवर्ड कर पा रहा हूं। अब सुनो ध्यान से, मैंने 1 जीबी की फाइल अपलोड करी और वो 1 जीबी की फाइल आपको मिली, ठीक है? मैंने भी डिलीट नहीं करी, आपने भी डिलीट नहीं करी। इसका मतलब पता है, व्हाट्सएप के सर्वर पे वो डेटा पड़ा हुआ है। 2 मिनट के लिए समझने की कोशिश करना, ठीक है? तभी तो जब मैं उसी व्हाट्सएप को अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर में एक्सेस करना चाहता हूं तो मुझे वो फाइल दिख जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कहीं ना कहीं ये सारा का सारा डेटा व्हाट्सएप के स्टोर पे, डेटा स्टोर पे पड़ा हुआ है। हाँ सर, व्हाट्सएप का क्या फायदा है? व्हाट्सएप का कुछ तो फायदा होना चाहिए, इतना सब कुछ हमें फ्री में देने का। सर वो हमें एक्सेस कर पा रहा है। आप अपने फोन के सामने 10 बार बोलना कि यार आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, आईफोन लेना है, थोड़ी देर बाद आपको इंस्टाग्राम पे ऐड आना चल जाएगी, आईफोन लेना है। आप अपने साथ दोस्तों के साथ चैट वैट करते हो, व्हाट्सएप को सब पता है। यानी आप सोच के देखो, व्हाट्सएप जितना इतना बड़ा प्लेटफॉर्म फ्री कैसे? सर गूगल भी तो फ्री है। नहीं, गूगल पे आपको एड्स दिखाई जा रही है। यूट्यूब फ्री है। नहीं, एड्स दिखाई जा रही है। व्हाट्सएप पे तो साला कुछ नहीं दिखा रहे। तो यहां पर सर कंपटीशन के चक्कर में अच्छे अच्छे प्रोडक्ट तो बन जाते हैं, बात तो सही है, लेकिन मोनोपोली बन जाती है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम लोग डिस्कस तो करते हैं, लेकिन जिनका असली में कोई सेंस नहीं है, जिनका असली में कोई लॉजिक नहीं है, जिनका असली में कोई सिर पैर नहीं है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज की तरफ, सोशलिस्ट इकोनॉमी, बीजीएस थिंग। सरकार बहुत आसान बात है, बहुत 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 आसान बात है। सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल सी बात है।
इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, कैपिटल माइंस आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड बाय द स्टेट। यानी जो भी फैक्ट्रीज है, जो भी बड़ी बड़ी माइंस है, जो भी बड़ा बड़ा पैसा है, सब सरकार का है। इन शॉर्ट सारी अच्छी अच्छी और महंगी चीजें सरकार ने अपने पास रखी। मतलब क्या हो गया सर? मतलब एक तरीके, यहां पे नाम नहीं लिखा हुआ है क्या अभी तक? चलो चलिए, तो अब सोशलिस्ट इकोनॉमी को सबसे पहले समझते हैं। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या हो गया? सारी महंगी महंगी, सारी अच्छी अच्छी चीजें सरकार की, जो इंडिया में भी हुआ करता था टिल 1991। इंडिया में पता है एंटी मोनोपोली एक्ट था, मतलब कोई भी अपन पढ़ेंगे चैप्टर 10 में अपन ये सब चीजें पढ़ेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। लेकिन इंडिया में भी ना 1991 तक सोशलिस्ट इकोनॉमी हुआ करती थी। हर घर उद्योग हम चाहते थे, लेकिन सारे बड़े उद्योग सरकार अपने पास ओन करना चाहती थी। सरकार चाहती थी कि सारे के सारे बड़े बिजनेस मेरे पास हो। ऐसा क्यों? ये चैप्टर 10 में आपको पढ़ाऊंगा, बहुत लॉजिकल बात है, आपको ही पढ़ के एकदम सही लगेगा कि सरकार से एकदम सही चाहती थी। हम एक एक चीज पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत इन डेप्थ पढ़ेंगे, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सिर्फ बता रहा हूं, ठीक है। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी को किसने दिया? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी को देने वाले दो लोग थे, कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। बोलेंगे कौन कौन? कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। वापस से बोलेंगे कौन? सोशलिस्ट इकोनॉमी इज गिवन बाय, अपनी कॉपी में लिख लो, ठीक है, अपनी कॉपी में लिख लो, सोशलिस्ट इकोनॉमी इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स, इन दोनों ने मिलकर जो है वो अपने सोशलिस्ट इकोनॉमी को दिया। अब सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या है? सर चाइना है। उससे अच्छा एग्जांपल दूं, नॉर्थ कोरिया है। सर वो देखा किम जोंग उन, सर वो किम जोंग उन की कभी शक्ल देखना, मतलब मैं कमेंट नहीं करूंगा, मैं पेड प्लेटफॉर्म पे तो बहुत कर देता हूं, क्योंकि वो क्या होता है, लिमिटेड एक्सेस होता है। यहाँ पर थोड़ा सा ज्यादा लिमिटेड, यहाँ पे थोड़ा अनलिमिटेड एक्सेस हो जाता है। तो अभी क्या एक्चुअली मेरी थोड़ी सी जीने की इच्छा है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत जीने की इच्छा है, बट ऐसे तो नहीं मरना ना यार कि कोई आया घर के बाहर आके उड़ा के चले गया, है ना। वैसे नहीं जीना, इसलिए मैं नॉर्थ कोरिया के ऊपर अभी कमेंट नहीं, मतलब ऐसे खैर वी आर इन इंडिया, वी आर इन द सेफेस्ट प्लेस, वैसे मजाक मस्ती के लिए बोल रहा हूँ। चलिए, तो किम जोंग उन, आपको पता है, मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ। वहां पे ना किम जोंग उन ना मतलब इतना कंट्रोल करता है कि लोग मेजरली क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये भी वहां की इकोनॉमी कंट्रोल करती है, क्योंकि इंपोर्ट ही उस चीज का होता है। वहां पे किम जोंग उन की बात कर रहा हूं, वहां पे लाखों लोग भूखे मर रहे, लेकिन किम जोंग उन अपनी सिक्योरिटी पे ज्यादा खर्चा कर रहा है। समझने की कोशिश करो, वो आदमी की स्पेशल ट्रेन है, क्योंकि वो फ्लाइट पे नहीं चलता कि कोई उड़ा नहीं देगी सीधे। किम जोंग उन वहां पे हर चीज को कंट्रोल करता है। वहां पे आपको बता रहा हूं, वहां पे कार्स भी देखना लोगों के लिए ऐसा होता है, वाओ हमने आज कार देखी है। पता है ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे कार्स भी जो है वो या तो बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ओन कर सकते हैं, आर्मी वाले ओन कर सकते हैं, उसके अलावा कोई कार ओन नहीं कर सकता। इतना ज्यादा कंट्रोल है किम जोंग उन का। इंडिया में भी सर कंट्रोल, इंडिया में कंट्रोल है, माइंस वाइंस को यूजुअली गवर्नमेंट कंट्रोल रेगुलेट करती है, ओन नहीं करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं, अल्ट्राटेक सीमेंट पता है आपको? हाँ सर अल्ट्राटेक सीमेंट पता है। तो अल्ट्राटेक सीमेंट होता है, जो सीमेंट होता है ना, सीमेंट जो है जमीन से निकलता है, ठीक है। मैं नाम बोल रहा हूं उसका केमिकल का, मुझे याद था पर मैं भूल गया अभी अचानक से। तो माइन से निकलता है। अब वो माइंस ओन करती है अल्ट्राटेक कंपनी, वो माइंस को निकालती है, लाइम, शायद लाइम वाइम करके कुछ बोलते हैं उसको, उस पत्थर को जमीन से निकालती हुई अल्ट्राटेक है। उसके ऊपर थोड़ा सा पैसा जो है सरकार को जाता है। मतलब फैक्ट्रीज हो, माइनिंग्स हो, ये सब चीजें ओन्ड बाय प्राइवेट है, कंट्रोल बाय गवर्नमेंट है। इसीलिए हम सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं है। सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब इट इज अ सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सर इसे क्या बोलते हैं? इसे कहते हैं कमांड इकोनॉमी या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, ठीक है। इट इज नोन बाय सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या कमांड इकोनॉमी। मतलब सर जो भी हो रहा है सब सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरीके से सेंट्रली कर रहा है। यूजुअली ऐसा होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर। देखो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री मतलब इंडिया में हम लोगों को, वैसे तो हम कुछ नहीं कर सकते, लद्दाख वाले किसी का मुझे लगता है, बट स्टिल मतलब लद्दाख में कुछ लोग अभी अड़े हुए हैं। अगर पूरा देश अड़ जाए तो रूल बदल जाता है, जैसे किसान वाले समय हुआ था। तो एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है। वहां पे क्या होता है, वहां पे मान लो नॉर्थ कोरिया में, जैसे इंडिया में वो बिल आ रहा था, किसान बिल आने वाला था, किसानों ने मोर्चा किया, वो बिल नहीं आने दिया। करेक्ट, अच्छा बुरा ये बात की बात है, मैं अभी आपको सिर्फ बता रहा हूं, है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल अच्छा था बुरा था, अभी अपन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। अगर यही बिल नॉर्थ कोरिया में आया होता ना तो आगे होता। सर वहां पे लोग धरना कर लेते, कुछ नहीं होता। धरना किसके अगेंस्ट करते? सरकार के अगेंस्ट करते। अच्छा चलो, सरकार को हटा के कौन सी सरकार लाओगे? आपके पास दूसरी सरकार का ऑप्शन ही नहीं है ना। सेम गोज विद चाइना। चाइना में एक ही तो गवर्नमेंट है। तो ये वो कंट्रीज है जहां पर आप चाहकर भी क्या उखाड़ लोगे? यू डोंट हैव कंट्रोल, यू डोंट हैव पावर, यू हैव नथिंग इन योर हैंड।
एंड बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग इन योर हैंड, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। समझने की बात है बेटा, कुछ तो गड़बड़ है दया, ये समझने की बात है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी इज गिवन बाय, कमेंट करके बताओ जल्दी से, सोशलिस्ट इकोनॉमी को किसने दिया? ऐसे कहते हैं, प्रोनाउंड कहते हैं, बट सोशलिस्ट इकोनॉमी इज गिवन बाय, सर सोशलिस्ट इकोनॉमी इज गिवन बाय कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स। ओके, जैसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को बोलते थे कि इट इज अ फ्री मार्केट इकोनॉमी या फिर लेजिस फेयर इकोनॉमी, वैसे ही सोशलिस्ट इकोनॉमी को क्या कहेंगे? सोशलिस्ट इकोनॉमी को कहेंगे सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। अब कुछ बातें करते हैं, पढ़ तो लेंगे अपन, उससे पहले कुछ बातें करते हैं। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से पूरा उल्टा है ये, 180 डिग्री अपोजिट है। होना तो 360 डिग्री चाहिए था, बट 180 डिग्री है, क्योंकि 360 डिग्री तो सेम हो जाएगा ना, इसलिए 180 डिग्री अपोजिट कहानी है ये। पता है क्यों 180 डिग्री अपोजिट है? वहां पर हम लोग कहते हैं राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। पहले ही पढ़ लिया कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ नहीं, जो है सरकार का है। मेरी जान सरकार की, मेरी मान सरकार की, सब कुछ सरकार का, सब कुछ किम जोंग उन का है। सर ऐसे मस्ती के लिए बताता हूं, मतलब फिर भी फैक्ट बताता हूं। सर किम जोंग उन जो है, वहां पर आप एक तरीके से मान लो, मतलब जस्ट थॉट प्रोसेस शेयर कर रहा हूं कि वहां पे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि तुम्हारे भगवान कौन है? किम जोंग उन। इस सृष्टि को बनाने वाला आदमी कौन है? किम जोंग उन। वहां पर 8 हेयर स्टाइल अलाउड है, उसके अलावा आप 9वीं हेयर स्टाइल नहीं कर सकते हो, जिसमें से भी एक तो जो है किम जोंग उन ने रिजर्व करके रखी हुई है। वहां पर आप जीन्स नहीं पहन सकते हो, आप समझ रहे हो? तो हमने जो राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर किंग, सबकी धज्जियां उड़ा दी हम लोगों ने। क्या होता है ये सब बातें हमें पता ही नहीं। सोशलिस्ट इकोनॉमी में ये सब बातें होती नहीं ना। आप सोच के देखो, 8 तरह की हेयर स्टाइल कर सकते हो, बस 8 तरह की। आप जीन्स भी नहीं पहन सकते ना बाबा, आप समझ रहे हो क्या? यू कैन नॉट इवन वियर अ जीन्स बिकॉज रूल्स के अगेंस्ट है वो, आप नहीं पहन सकते। यानी गवर्नमेंट का उतना एक्सट्रीम कंट्रोल है यार चीजों के ऊपर। तो जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर इज किंग हुआ करता था, यहां पे कंज्यूमर कुछ नहीं है। यहां पर प्रोडक्शन कौन डिसाइड करेगा? सरकार डिसाइड करेगी। क्या यहां पे प्रॉपर्टी मतलब प्रॉफिट मोटिव रहेगा? नहीं रहेगा। सर फिर यार ये तो बहुत ही खराब सिचुएशन है यार, ऐसा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए यार। रिकॉर्डिंग कर, चलो समझ में आया क्या? तो यार ये ना आप देखोगे तो पूरा अपोजिट है उससे। यहां पे प्राइवेट प्रॉपर्टी आप ओन कर ही नहीं सकते, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर लो, कर ही नहीं सकते हो। सब कुछ सरकार का है, जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मौका फेरा सरकार। अच्छा सर फिर एक बात बताओ आप, अच्छा एक बात बताओ, रुको 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 रुको, ऑल दो दिस इज रिकॉर्डिंग आई नो, बट वी नीड टू कीप इट इंटरेक्टिव। मुझे एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है कि फिर फायदे क्या है यार सोशलिस्ट इकोनॉमी के? पढ़ने से पहले आप कमेंट करके बताओ। सारे बच्चे 2-2, 3-3 फायदे बताएंगे। मजा आएगा। जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मोह का फेरा। बोलो करेक्ट। अब देखो, क्या यहां पे राइट टू ह्यूमन राइट्स होता है? हाँ, यहां राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम नहीं है, लेकिन राइट टू ह्यूमन है। वहां पर बहुत ज्यादा इंसेंटिवाइज किया था, वहां पर बहुत ज्यादा अच्छा काम करने पे बहुत तारीफ हो रही थी। यहां पर ये सब तो नहीं होगा, लेकिन आप भूखे नहीं मरोगे, ये झूठ है पर बोलूंगा मैं। यहां पे राइट टू इक्वलिटी है, यहां पे लोगों की जो प्रॉपर्टी वो इक्वल रहेगी, है ना। ये सब फायदे यहां पे देखने को मिलते हैं। चलिए सबसे पहले बात है कलेक्टिव ओनरशिप। देयर इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फर्म्स, वर्कशॉप्स एंड ट्रेडिंग फर्म्स। वेरी वेरी परमानेंट, मतलब देखो भैया, छोटी छोटी चीजें तुम रख लो, बड़ी बड़ी चीजें हम रखेंगे, है ना। इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करेगा? देयर इज अ सेंट्रली प्लानिंग अथॉरिटी टू सेट एंड अकम्प्लिश सोशियो इकोनॉमिक गोल्स, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। The major economic decisions such as what to produce, when to produce, how to produce are taken by central government। मतलब मैंने अभी आपको क्या कहा, सब कुछ सरकार का है।
हमारा कुछ नहीं है। तुम और मैं वो कंचे खेलेंगे, कंचे, वो नहीं होता था अंटियों वाला गेम, वो ग्लास की एक बॉल होती थी और अपन इसको ऐसे ऐसे फेंकते थे, है ना, और वो अपने को टकराना होता था। तो अपन कंचे खेलेंगे। अपनी जिंदगी सिर्फ कंचे खेलने वाली रह गई है बाबा, अपनी जिंदगी में और कुछ नहीं बेटा। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होगी, 1 घंटे के आसपास तक जाएगी, है ना। तो अपन लोग बैठ के कंचे खेलेंगे। सर अब आप देखो, सुनो सुनो सुनो, इंडिया भी 1991 तक कहीं ना कहीं इसी इकोनॉमी के साथ फॉलो कर रहा था। इंडिया में भी था हर घर उद्योग, लेकिन बड़े उद्योग हमारे। 20 करोड़ तक के धंधों के ऊपर भी सरकार की नजर हो जाती थी। इसीलिए मैं धीरूभाई अंबानी की इज्जत करता हूं कि उन्होंने उस समय इतना बड़ा धंधा बनाया। आएंगे उसके ऊपर भी कभी डिस्कस करेंगे। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, कहने की बातें होता नहीं है बट स्टिल फ्रीडम फ्रॉम हंगर इज गारंटीड, बट कंज्यूमर सॉवरेनिटी सेट्स रिस्ट्रिक्टेड बाय सिलेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। काय की कंज्यूमर सॉवरेनिटी? कौन है कंज्यूमर? कंज्यूमर वो खाएगा जो हम खिलाएंगे, कंज्यूमर वो पहनेगा जो हम पहनाएंगे, कंज्यूमर वैसे ही जिएगा जैसे हम जिएंगे। कंज्यूमर काय की सॉवरेनिटी? क्या है कंज्यूमर? कंज्यूमर तो बेवकूफ है, बस इतना ही कह रहा था मैं। Relatively equal income distribution, a relatively equality of income is an important features of socialism. Amongst other things, difference in income and wealth are narrowed down by lack of opportunities to accumulate private capital. मतलब भैया यहां पर लोग इक्वल कमा रहे। देखो सर, सीधी सी बात समझो, सीधी सी बात समझो, सीधी सी बात समझो। क्या मैं कुछ नया आइडिया लेके आ सकता हूं? नहीं। क्या कुछ नया आइडिया लाने पे मेरी कोई इज्जत होगी? नहीं। तो मैं क्यों लेके आऊंगा? करेक्ट। तो लोगों के अंदर इनोवेशन खत्म हो गया, इनोवेशन खत्म हो गया, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी खत्म हो गई, एग्रेशन खत्म हो गया, सबकी इनकम इक्वल हो गई ना। समझ रहे हो क्या? हाँ सर। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, मैंने बताया ना, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, प्राइस मैकेनिज्म सब खत्म हो गया। प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, बट इट हैज ओनली सेकेंडरी रोल टू सिक्योर द डिस्पोजल ऑफ अक्यूमुलेटेड स्टॉक। मतलब यहां पे प्राइस मैकेनिज्म होता है, लेकिन जो चीजें नहीं बिक रही उनको सस्ता कर दो या उनको महंगा कर दो, या जो चीज बहुत अच्छी है उससे महंगे में बेचो। प्राइस मैकेनिज्म इज नॉट अ की फीचर सिंस allocation of production resources is done according to the predetermined plan. The price mechanism such as not influenced in this decision. भैया आप क्या इन्फ्लुएंस करोगे? सरकार डिसाइड कर रही है क्या खरीदना, क्या नहीं खरीदना, क्या बेचना, क्या नहीं बेचना, आप चुपचाप बैठे रहो। Absence of competition. Since the state is in the sole entrepreneur, there is absence of competition under socialism. कौन है सरकार? क्या होगी कंपटीशन? आप मुझे देख के बताओ सर। मेरे पास बहुत आइडियाज है, ठीक है। मैंने आपको कल भी बताया था यार, मेरे को ना मेरी जिंदगी में 3-4 आइडियाज है जिनके ऊपर मुझे मतलब मैं मजा आता है, मुझे जिंदगी जीने मजा आता है, समझना। लेकिन हम लोग ना प्राइवेट इकोनॉमी को मजे ले पाते हैं। मैं अपने हिसाब से दिमाग लगा सकता हूं, मैं अपने हिसाब से क्रिएटिविटी कर सकता हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं, इसीलिए मुझे मजा आता है। सर सोशलिस्ट वाले के पास कुछ नहीं है। सर फिर एक बात बताओ, पूछो सर, आप कह रहे हो चाइना है, नॉर्थ कोरिया है, ये सब सोशलिस्ट इकोनॉमी है, करेक्ट, फिर भी चाइना इतना आगे क्यों बढ़ा? दैट्स द क्वेश्चन। वेरी गुड क्वेश्चन, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। सर अगर चाइना इतना ही बुरा था, चाइना अगर इतनी ही पुराने, इतनी गलत ही चीजों को लेता है, तो फिर गलत क्यों हुआ? मैं आपको बताऊं उसके पीछे सिंपल सा रीजन। चाइना ने अपने एम्प्लॉयज की 12 बजवाई है। सर यार समझो इस बात को, यार ऐसा कोई कंट्री क्यों करेगी? मैं आपको समझाता हूं। जस्ट इमेजिन, जस्ट इमेजिन आप एक कंट्री के, या आप एक कंट्री हो, ठीक है। अब आपको लोगों को अट्रैक्ट करना है कि आप यहां पर और मैन्युफैक्चर करो, तब आपको पता है क्या करना पड़ेगा? जैसे मैं कंपनी हूं, आप एक कंट्री हो, आप चाइना में कंपनी हूं। मैंने चाइना को कहा देखो यार, हम आपके पास क्यों आ रहे? क्योंकि आपके यहाँ की लेबर सस्ती है, लेकिन आपके यहाँ की लेबर ना सिर्फ 12 घंटे काम करती है, मुझे तो 14 घंटे काम करवाना है, तब जाके मेरा आरओआई जस्टिफाई होगा। मैं आके आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हूं, लेकिन तभी इन्वेस्ट करूंगा जब आप मुझे 15 घंटे काम करने दोगे, मेरे लेबरों को थोड़े कम सैलरी देने दोगे, आप मुझे सब छूट दे दो कि मैं किसी को एक्स्ट्रा टाइम करवाऊंगा, पैसा नहीं दूंगा, सब करने दो, फिर मैं आपकी कंट्री में आके काम करूंगा। चाइना ने कहा ओके आ जाओ। मतलब हम जिस लेबर लॉ का, हम जिस ह्यूमैनिटी का झंडा लेकर चल रहे हैं कि एक आदमी को 8 घंटे काम करना चाहिए, 9 घंटे काम करना चाहिए, 10 घंटे काम करना चाहिए, उसकी लंका लगा दी थी चाइना ने, तभी जाके सारी कंपनियां चाइना गई। हमारे देश में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी आईटी कंपनी बना दी, दैट इज इंफोसिस। नारायण मूर्ति जी की बात कर रहा हूं मैं।
तो इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति जी जब ये कहते हैं कि एक इंसान को 70 घंटे एक हफ्ते में काम करना चाहिए, तब हमारे यहाँ लोग खड़े हो जाते हैं कि 70 घंटे काम नहीं करना चाहिए, इंसान की जिंदगी होती है, बैलेंस होता है, वर्क लाइफ बैलेंस है। करेक्ट। अब एक गधों, 7 × 24 तुम्हारे पास 168 घंटे होते हैं। करेक्ट। अब 8 घंटे भी अगर तुम सोते हो, वैसे 7 घंटे एवरेज होता है, 7 × 7 49, तो 168 - 49, तो आपके पास टोटल 119 आवर्स होते हैं। ये सुनो, 169 आवर्स होते हैं 7 दिन में। 70 घंटे काम करना है ना, तो 169 आवर्स होते हैं, जिसमें से मैंने सोने का टाइम हटा दिया तो भी 119 आवर्स बचे -70। यानी एक हफ्ते में 70 घंटे काम करते हो ना आप, तो 50, तो आप सोने के घंटे हटा भी दोगे, जब आप सो रहे हो उसको हटा भी दोगे, तो भी 50 घंटे एक्स्ट्रा आपके पास, डेली के 5 घंटे। यानी टेक्निकली 24 घंटे में से, बहुत शॉर्ट में बात करूं तो 10 घंटे तो तुमने काम किया, बाकी के 14 घंटे तो तुमने आराम या फैमिली को दिए ना यार। हमारे यहां जरा से में लोग खड़े हो गए, और ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे, ऐसा कैसे। लेकिन चाइना ने ना वो रूल हटा दिया था। चाइना ने कहा नहीं, 1 सेकंड रुकना पड़ेगा गाइस, सिर्फ 1 सेकंड रुकना पड़ेगा। मतलब क्या हो गया सर? मतलब ये हो गया कि यार आपको समझना पड़ेगा दैट इकोनॉमी कितनी बड़ी तरीके से चल रही थी। उन्होंने, अब सुनो ध्यान से, ये सारे डिसीजन किसने लिए सर? लेबर लॉ, एक लेबर को, एक इंसान को, एक ह्यूमन को कितने घंटे काम करना चाहिए सरकार डिसाइड करती है। मिनिमम वेजेस सरकार डिसाइड करती है। चाइना ने कहा जो तुम बोलो मैं करूंगा। इससे पता है क्या हुआ? सारी की सारी जो कंपनियां है वो चाइना जाके काम करने लग गई। सारी कंपनियां चाइना जाके काम करने लग गई और चाइना को मजा आ गया। आज चाइना सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, और आज उन लोगों के बच्चे, यानी जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, उनके बच्चे मजे ले रहे। पूरा विश्व चाइना जाके काम करना चाहता है। ये समझने वाली बात है। तो ये जो है ना, ये सिर्फ सोशलिस्ट इकोनॉमी में हो सकता है। सो इक्वलिटी कैसे नहीं हुई? हुई ना इक्वलिटी, मैरिज। अब आप समझना है कि चाइना आगे क्यों बढ़ा। हमारे यहां हम लोग काम ही नहीं करने देते, हमारे यहां हम लोग लोगों को आलसी बनाने में इंटरेस्टेड है। गलत बात है। आई एम वेरी, दैट्स वेरी वर्स्ट थिंग, है ना। बट एनीवेज, चलिए, मेरिट्स क्या है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम एंड प्रोविजन ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्थ एंड मेंटेनेंस ऑफ द इकोनॉमी। करेक्ट। सब अच्छे से होगा, सब बड़े तरीके से होगा, सबकी इक्वलिटी होगी। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज पॉसिबल इन अ सोशलिस्ट इकोनॉमी एज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी कोऑर्डिनेट थ्रू ऑल रिसोर्सेज। सर रिसोर्सेज कहां अलॉट होंगे? ये आप या मैं डिसाइड नहीं कर रहे, सेंट्रली प्लान इकोनॉमी डिसाइड कर रही है। तो रिसोर्स जो है वो सही जगह रहेंगे, इकोनॉमिक डेवलपमेंट फास्ट होगा। ये माना जाता है, होता नहीं है, क्योंकि सरकार को बहुत इन्फ्यूज करना पड़ता है। देखो, कुछ चीजें यहां लिखी हुई है जो होती नहीं है, जो होती है वो लिखी नहीं है ना। क्योंकि अगेन इट इज अ प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। बातें सारी थ्योरी है ना बेटा। Socialist economy is a planned economy. In a socialist economy, there will be a better utilization of resources and it ensures maximum production. Waste of all kind are avoided through strict economic planning. Since completion is upsized, there is no wastage of resources on advertisement and sales. अब देखो, सुनो। नो वेस्टेज ऑन एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स समझ में आता है, क्योंकि यहां पर लोग ना ज्यादा एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ज्यादा प्रॉफिट नहीं है या प्रॉफिट मोटिव नहीं है। लेकिन रिसोर्सेज 100% यूज होंगे, इसकी कोई बात नहीं है। क्यों? पता है क्यों? क्योंकि जब कोई आदमी, सुनो ध्यान से, सरकार ज्यादा अच्छे से रिसोर्सेज को यूटिलाइज करेगी या मैं? 100% मैं। पता है क्यों? क्योंकि सरकार का काम प्रॉफिट कमाना नहीं होता, सरकार का काम धंधा करना नहीं होता। सरकार का काम है क्या, चलो ठीक है काम चल रहा है चुपचाप चलने दो, मेरा काम है प्रॉफिट कमाना। तो देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि एक प्राइवेट आदमी रिसोर्सेज को ज्यादा सही से यूज करेगा। लेकिन यहां पर रिसोर्सेज का मतलब क्या है? हवा, पानी, एयर। समझ में आया? तो यार ऐसा माना था कि सोशलिस्ट में आप कम गंदगी करोगे, बट ये सब चीजें ना सब्जेक्टिव भी है। हम पढ़ रहे हैं, हमें लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको सेम टाइम पे थोड़ा अपोजिट भी समझा रहा हूं। ठीक है। इन अ प्लान इकोनॉमी अनएम्प्लॉयमेंट इज मिनिमाइज 100%, बिजनेस फ्लक्चुएशन आर एलिमिनेटेड एंड स्टेबिलिटी इज ब्रॉट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि यार जब सब कुछ सरकार करे तो फिर क्या प्रॉब्लम होगी। द absence of profit motive helps the community to develop a cooperative mentality and avoid class war. This along with equalities ensure better welfare of the society. यहाँ पे कोई वॉर ही नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लोचा लफड़ा जलेबी फाफड़ा है ही नहीं सर। सोशलिज्म एंश्योर राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ ऑल पीपल। ये होता है ना, हर इंसान को काम मिलना चाहिए, सबको जिंदगी जीने के लिए जो चाहिए वो मिलना चाहिए। ये सब फायदे सोशलिस्ट के। लेकिन तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारी इज्जत नहीं है। तुम कुछ अच्छा कर सकते हो, तुम्हारी इज्जत नहीं है। तुम्हारे पास इंसेंटिव नहीं है। तुम ये देखो,
अंडर सोशलिज्म द लेबरर एंड कंज्यूमर आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन बाय द एम्प्लॉयर्स एंड मोनोपोलिस्ट रिस्पेक्टिवली। सरकार बचा रही है आपको, जैसे इंडिया में भी रूल्स है, रेगुलेशंस है, तो भैया सरकार बचा रही है हर तरीके से। There is a provision of comprehensive social security under socialism and this makes citizen feel secure। ऑब्वियसली बात है, देखो क्या हो गया, आप सब कुछ सरकार कर रही है। सरकार का काम क्या है? सरकार का काम है एक बंदे को 2 लाख रुपए देने की जगह 10 लोगों को 20,000 रुपए दो। फर्क समझो। तो कैपिटलिज्म इकोनॉमी अलाउ करती है कि एक बंदे को हम 2 लाख रुपए देंगे, ये कैपिटलिज्म इकोनॉमी अलाउ करती है। वहीं पे सोशलिज्म इकोनॉमी कहती है नहीं, हम एक बंदे को 2 लाख रुपए देंगे, हम 10 लोगों को 20,000 रुपए देंगे या 20 लोगों को 10,000 रुपए देंगे। सो यहां पर क्या हो गया, आपको काम तो मिल रहा है, आप जॉब पे तो आप एकदम वो नहीं हो, अनएम्प्लॉयड नहीं हो, लेकिन देखो यार अगेन सोच की फर्क है। हो सकता है किसी व्यक्ति को लग रहा होगा कि वाह सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कितनी अच्छी बात है, हो सकता है किसी को लगेगा नहीं सर सोशलिस्ट इकोनॉमी अच्छी बात है। मुझे कैपिटलिस्ट ज्यादा अच्छी लगती है, एंड अगेन कैपिटलिस्ट हैव सम इंडिकेशन इन मिक्स एज वेल, तो वो सबसे अच्छी है जो इंडिया फॉलो करता है। ठीक है, चलिए डीमेरिट्स करते हैं। Socialism involves the predominance of the bureaucracy and resulting inefficiency and delays. Moreover, there may be also corruption, red tapeism and favoritism. Obviously भाई, मैंने भी तो आपको बताया कि सर यहां पर हम रिसोर्सेज को सही तरीके से यूज नहीं करेंगे, इनएफिशिएंसी बढ़ेगी। मैं अपनी रिसोर्सेज को ज्यादा अच्छे से यूज करूंगा रेदर देन गवर्नमेंट। सर बहुत ज्यादा करप्शन बढ़ेगा। इंडिया में करप्शन अभी नहीं शुरू हुआ, इंडिया में करप्शन 1991 से पहले था। सर क्या वो सरकार का डिसीजन गलत था? नहीं, वो अपन चैप्टर 10 में करेंगे, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं। वहां पर सरकार सही थी, लेकिन बड़ा ना, और करप्शन को बहुत अच्छा लेके जाने वालों में से उस समय के रिचेस्ट लोगों का हाथ सबसे ज्यादा था। कभी डिस्कस करेंगे। इट रिस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स एज देयर इज अ स्टेट ऑफ ओनरशिप ऑफ द मटेरियल मींस प्रोडक्शन एंड स्टेट डायरेक्शन। मतलब भैया देखो यार मजा नहीं आएगा, हम क्यों ही काम करें, ये फीलिंग कम हो जाएगी, ये एंथुजियाज्म कम हो जाएगा, वो लड़ने की इच्छा खत्म हो जाएगी। सोशलिज्म टेक्स अवे अ बेसिक राइट सच एज राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम, ये नहीं है आपके पास। राइट टू इकोनॉमिक चॉइस नहीं है आपके पास, है ना। इट विल नॉट प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स टू हार्ड वर्क, ये तो आपको कितनी बार बता चुका हूं मैं। Administrated prices are not determined by the force of the market on the basis of negotiation between the buyers and sellers. There is no proper basis of cost calculation. In the absence of such practice, the most economic and scientific allocation of the resources and the inefficiency functions of the economic systems are impossible। भैया जी हम जो सोच रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर बहुत अच्छे से काम करेगा, प्राइसिंग बहुत अच्छे से काम करेगी, कॉस्ट गिरा देंगे, प्रॉफिट बढ़ा देंगे, कुछ नहीं होता यहाँ पे, कुछ नहीं, सब मुंह माया है, सब मुंह माया है। State monopolies are created by socialism will sometimes become uncontrollable. This will become more difficult to regulate than the। देखो भैया क्या होगा, स्टेट मोनोपोली जैसे आज रेलवेज है, रेलवे बहुत बड़ी बन गई है, बहुत इनएफिशिएंटली काम कर रही है। कुछ ट्रेन हैं जो जहां पर सीट्स नहीं मिलती और कुछ ट्रेन है जो भर नहीं रही है ना। तो यार चूंकि स्टेट की मोनोपोलीज है तो ये ज्यादा प्रॉब्लम भी देने लग गई है। सर आप सोच के देखो, कुछ जैसे इंदौर टू दिल्ली, इंदौर टू मुंबई, ये सब जो जगह है यहां पर आपके पास सीट ही नहीं मिलती आपको बैठने के लिए, लेकिन वहीं पे बहुत सारी ट्रेन से जो एकदम खाली जा रही है। तो यार यहां पर ना क्या हो रहा है, ये अनकंट्रोल हो रही है, मतलब मोनोपोलिस के चक्कर में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। अंडर सोशलिज्म कंज्यूमर हैव लिमिटेड फ्रीडम ऑफ चॉइस, आपके पास ऑप्शन ज्यादा नहीं रहेंगे। देयरफॉर व्हाट द स्टेट प्रोड्यूस हैज टू बी एक्सेप्टेड। कंज्यूमर सॉवरेनिटी नहीं है, कंज्यूमर नहीं है, प्राइस मैकेनिज्म नहीं है। No importance is given to the personalized efficiency and productivity. Laborers are not rewarded according to their efficiency. मैं बार बार बोल चुका हूं, ठीक है। The extreme form of socialism is not at all practicable. सर सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं तो ना तो एक्सट्रीम फॉर्म जो है वो सोशलिज्म का हो सकता है, ना कैपिटलिज्म का हो सकता है। सरकार बिल्कुल ही इंटरप्ट ना करे ये भी पॉसिबल नहीं है, और सरकार पूरी इंटरप्ट कर जाए ये भी पॉसिबल नहीं है। यानी कहीं ना कहीं जो असलियत में अवेलेबल है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी। लेकिन अब यहां पर सरकारों का ईगो भी बीच में आ जाता है। जैसे यूएसए चाहता है कि, कनाडा चाहता है, यूएसए चाहता है, यूके चाहता है कि हम कैपिटलिस्ट में रहें, चाइना नॉर्थ कोरिया चाहता है हम सोशलिस्ट में रहें। सर इंडिया की सरकार बोलती है नहीं भैया हम तो मिक्स इकोनॉमी में रहेंगे, हम तो चले बेटा, ठीक है। तो सर सोशलिस्ट बहुत अच्छा है, आंसर है नहीं। बहुत खराब है, आंसर है नहीं। देखो अगेन मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको बार बार कह रहा हूं सोच, देखो वैसे तो आपकी और मेरी सोच से कोई फर्क पड़ता नहीं है ठीक है, आपकी और मेरी सोच से जो है वो तो कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, एक सेकंड।
चलो, तो यार आपके मेरे सोच से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक बात बताऊं, हमारी सोच जो है ना, हमारी जो थॉट प्रोसेस है ना, वो डिराइव करते हैं कि हम कैसे व्यक्ति है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। अगर आप सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले आदमी हो कि नहीं यार सबको इक्वलिटी मिलना चाहिए, सबके साथ अच्छा होना चाहिए, तो आप जॉब वाले आदमी हो। आप ऐसा नहीं कि जॉब में इंसान अमीर नहीं हो सकता, बट शॉर्ट प्रोसेस की बात है। आप रिस्की हो, आप लड़ सकते हो, तो आप कैपिटलिस्ट में। पर एक और फैक्ट बताता हूं, एक स्टडी हुई थी और रिसर्च, तो इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर पब्लिश्ड है। बहुत सारे लोग कहते हैं, एक्चुअली बताऊं, जो गरीब है वही कहता है, या जो उसके पास बहुत पैसा नहीं वो कहता है कि यार सरकार को ना सब लोगों को ना इक्वल पैसा दे देना चाहिए, यानी सरकार को सबको 1-1 करोड़ रुपए दे देना चाहिए। करेक्ट? हाँ, मतलब मुकेश अंबानी को भी 1 करोड़ दे दो, अनिल अंबानी को भी 1 करोड़ दे दो, आपको भी 1 करोड़ दे दो, मुझे भी 1 करोड़ दे दो, सबको 1-1 करोड़ दे दो, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा? इक्वलिटी हो जाएगी। दो बात बताऊं, भगवान ने हमें इक्वल किया है। सबके पास 24 घंटे हैं, उनके पास भी, हमारे पास भी। सबके पास दिमाग है, सबके पास आंखें हैं, सबके पास नाक है, सबके पास कान है, सबके पास उतने ही हाथ है, उतने ही पैर हैं, सब कुछ सेम है। पॉइंट नंबर 1। तो ऐसा नहीं कि इनडिफरेंस है या इनजस्टिस है। पॉइंट नंबर 2, व्हाट इफ सबके पास पैसा इक्वल हो जाएगा? पता है क्या होगा? सोशलिस्ट में नहीं होगा, हमारे देश में हो जाएगा एटलीस्ट। सबके पास मान लो 1-1 करोड़ आ गया, पूरे पूरे 140 करोड़ लोगों पॉपुलेशन के पास 1-1 करोड़ आ गया ना। अगेन एट द एंड ऑफ 1 ईयर, एट द एंड ऑफ 2 ईयर, एट द एंड ऑफ 3 ईयर, और वॉट एवर ड्यूरेशन इट माइट बी, अगेन सबके पास उतना ही पैसा हो जाएगा जितना आज है। मतलब मान लो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए, तो मेरे पास 1 लाख रुपए बचेंगे। अगर किसी गरीब के पास 10,000 रुपए, तो उसके 10,000 रुपए बचेंगे। किसी के पास 100 रुपए, तो उसके 100 रुपए बचेंगे। मुकेश अंबानी अगर आज इंडिया का रिचेस्ट पर्सन है, तो उस दिन भी इंडिया का रिचेस्ट पर्सन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि थॉट प्रोसेस है। वो उस दिन भी रिस्क लेगा, वो उस दिन भी अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा पैसा लगा के जियो बना देगा, और हम उस दिन भी आईफोन खरीदने में, आईपैड खरीदने में, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स, गुची, चैनल, शिनेल जो भी कहते हैं उसे, इन सारे कपड़ों के लिए मर जाएंगे। समझो। सो लाइफ इज मोर अबाउट थॉट प्रोसेस। आपकी थॉट प्रोसेस क्या है? कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी का पैटर्न नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई इकोनॉमी है तो सोशलिस्ट है तो उसे प्राइस मैकेनिज्म नहीं फॉलो करना है, उसे सारी फैक्ट्रीज अपने पास ही रखनी है, नहीं। इट इज मोर अबाउट द थॉट प्रोसेस यू हैव। समझ रहे हो क्या? कि यार सरकार की चलनी चाहिए कि प्राइवेट लोगों की चलनी चाहिए? पाकिस्तान के बारे में सोचो। पाकिस्तान में आज तक, तो आप लोग निपटा रहे थे ना? हाँ तो बस, हाँ मेरे को दवाई लेनी है, तो मैं चली जाऊंगी। समझ में आया क्या? सो कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स्ड, ये एक थॉट प्रोसेस है, ये एक सोच है। समझ में आ रहे हो बेटा? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, यस सर। चलिए मूविंग टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। देखो भैया, अभी तक कुछ ऐसे लोग रहे होंगे जिन्हें लगता है कि यार ना तो कैपिटलिस्ट अच्छी है ना सोशलिस्ट अच्छी है, उनके लिए आता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब खिचड़ी, भेल। जैसे अगर आप किसी रोड साइड पे भेल खाने जाओगे तो सेव डालता है, परमल डालता है, नुक्ती डालता है, मिर्चा डालता है, नमक डालता है, धनिया डालता है, जो जो आई मीन जो एक रैंडमली बोल रहा हूं, जो जो एक आदमी ओवरऑल तरीके से डाल रहा है वही इकोनॉमी है। एग्जैक्टली यही इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी मतलब एक भेल है, सब है यहां पे। यहां पर क्या होता है? इट इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ प्राइवेट इकोनॉमी एंड पब्लिक इकोनॉमी। मतलब यहां पर ना तो सरकार सब चला रही है ना ही हम सब चला रहे। एग्जाम्पल दो सर, इंडिया से अच्छा मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल ही नहीं है। सोशलिस्ट में अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान में, आपको पता है पाकिस्तान के आज तक एक भी प्राइम मिनिस्टर ने पूरे 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया। हमारी भी आजादी 1947 में हुई है, उनकी भी आजादी 1947 में हुई है। उनकी आजादी 14 अगस्त 2000, उनकी आजादी 14 अगस्त 1947 की, हमारी आजादी 15 अगस्त 1947 की है। यानी ऑन रिकॉर्ड्स पाकिस्तान हमसे एक दिन पहले आजाद हुआ है, यानी हमसे बड़ा है, मतलब उम्र में। बड़े तो बेटा बाप बाप होता है, बट एनीवेज ठीक है। तो पाकिस्तान हमसे बड़ा है, इसके बावजूद भी हमारे देश में एक प्राइम मिनिस्टर है जिसने 16 साल पूरे करें, दैट इज श्री जवाहरलाल नेहरू जी। एक प्राइम मिनिस्टर है जिन्होंने रिसेंटली 10 साल पूरे करे हैं, श्री मनमोहन सिंह जी। एक प्राइम मिनिस्टर है जो 15 साल पूरे करने की तरफ है, श्री नरेंद्र मोदी जी। आप समझने की कोशिश करो, ये होती है स्टेबल इकोनॉमी। वहां पे इकोनॉमी स्टेबल नहीं, हमारी इकोनॉमी स्टेबल है। यानी सर बिजनेस के लिए एक बात बताऊं, इकोनॉमी बहुत मैटर करती है यार। पाकिस्तान में रहकर कोई आदमी बहुत बड़ा नहीं बन पाएगा। पाकिस्तान के रिचेस्ट आदमी शायद शादाब करके कुछ उनका नाम है, वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो यूके शिफ्ट हो गए हैं, उनकी नेटवर्थ है $12 बिलियन। हमारे यहाँ के रिचेस्ट पर्सन का नेटवर्थ है $100 बिलियन, दूसरे की है $100 बिलियन।
ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट $100 बिलियन के आसपास खेलते रहते हैं। आप समझने की कोशिश करो, यानी सर मैं आपको एक रैंडमली बता रहा हूं कि इकोनॉमी क्यों मैटर करती है। सर प्राइवेट कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, इसी से तो धंधा चलता है ना। आप धंधा कर पाओगे नहीं कर पाओगे, यही तो सोच है। पाकिस्तान में आज तक एक प्रधानमंत्री पूरे 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाया यार। हमारे यहाँ पे 10-10, 15-15 साल कर ले रहे। हमारे यहाँ पे सर एक प्रधानमंत्री है जिनका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो 2 बार आए थे। हमारे यहाँ पे एक और प्रधानमंत्री हैं जिन्हें आयरन लेडी कहा जाता है, श्री इंदिरा गांधी जी। उन्होंने अपना मल्टीपल ड्यूरेशन दिया। समझने की कोशिश करो यार, वी हैड अ वेरी गुड पॉलिटिक्स यार, एंड दैट मैटर्स। आप अगर जिंदा हो, अगर आप बिजनेस कर पा रहे हो, अगर आप सब कुछ कर पा रहे हो ना, तो वो इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि हमारे देश की पॉलिटिक्स अलाउ करती है, हमारे देश की टाइप ऑफ इकोनॉमी अलाउ करती है। दैट्स द मिक्स्ड इकोनॉमी फॉर यू गाइस। कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी इज द कोएग्जिस्टेंस। यहां पर प्राइवेट भी है, पब्लिक भी है। यहां पर रेलवे पूरा गवर्नमेंट चला रही है, तो भैया एयर जो है, यानी एयरलाइंस जो है, पूरी प्राइवेट इकोनॉमी चला रही है। हम कई रिस्ट्रिक्शन है, कुछ मीडिया कंपनी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ निधि कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस एटम कंपनीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन मैं मेरे प्रोडक्ट को कैसे बेचूंगा, क्या चलाऊंगा, क्या नहीं चलाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, कैसे नहीं पढ़ाऊंगा, सब मेरी आजादी है। प्राइवेट सेक्टर क्या होता है? प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इन दिस सेक्टर्स आर मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इंडस्ट्रीज इन दिस सेक्टर्स आर बेस्ड ऑन सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट मोटिव। आ गया देखो सर, मतलब क्या है? मतलब यही है हमारा प्राइवेट इकोनॉमी वाला पार्ट। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। हाँ सर, हमने पढ़ा था कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। सर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो आप लोगों ने पढ़ा था ना कि हमारा प्रॉफिट मोटिव है, हम सब कुछ ओन कर सकते हैं, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, हम ही सब कुछ मैनेज कर सकते हैं, करेक्ट? ये रहा आपके लिए प्राइवेट सेक्टर। यानी मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है? प्राइवेट इकोनॉमी के पास पूरी आजादी। बोलो आजादी, बोलो आजादी। वहीं पे पब्लिक सेक्टर भी होता है। इंडस्ट्रियल इन दिस सेक्टर्स आर नॉट प्राइमरली प्रॉफिट ओरिएंटेड बट आर सेट बाय द स्टेट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कम्युनिटी। सर यहां पर क्या हो गया? यहां पर वो इकोनॉमीज हैं जो सरकार चला रही है अपने हिसाब से। यहां पर वो इकोनॉमीज हैं जो सरकार कहती है कि नहीं यार भैया, हम ही रखेंगे अपने हिसाब से, हमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए, हम चुपचाप शांति से बिजनेस करेंगे, हमारे हिसाब से करेंगे। रेलवेज। सर रेलवेज में क्या गवर्नमेंट बीच में आ रही है ज्यादा? नहीं, रेलवेज में गवर्नमेंट बीच में नहीं आ रही ना। सॉरी, क्या रेलवेज में हम लोग बीच में आ सकते हैं? नहीं, रेलवेज में हम लोग बीच में नहीं आ सकते ना, गवर्नमेंट के अपने हिसाब से सब कुछ चलता है। यानी दैट इज कंट्रोल्ड, मैनेज बाय, एवरीथिंग इज डन बाय हुम? सर एवरीथिंग इज डन बाय द प्राइवेट इकोनॉमी। एक सेकेंड यार रुक जाओ, सिर्फ एक सेकेंड रुक जाओ यार, मेरी लाइट नहीं है, इसके चक्कर में मुझे दिन वाली क्लास रीस्केड्यूल करनी पड़ रही है। एक्चुअली क्या हो रहा है मैं आपको बताऊं क्या? बाहर जो है ना, जो इलेक्ट्रिक पोल्स होते हैं ना, वो चेंज हो रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इश्यूज जो है वो अपने पीक पे पहुंच गया। क्योंकि हो क्या रहा है मैं आपको बताता हूं। हो क्या रहा है, पोल्स चेंज होंगे। अब पोल्स जो चेंज होंगे वो उसमें तो नहीं होंगे ना, एक सेकेंड, पोल्स जो चेंज होंगे वो लाइट चालू रख के तो होंगे नहीं, वो लाइट्स बंद करके होंगे। है यार इश्यूज यार, क्या करें, जिंदगी है, मजे ले रहे हैं, जी रहे हैं। इसीलिए मैं इतनी देर से मतलब लेक्चर ले रहा हूँ। पूरी गर्मी है, मैं गर्मी में लेक्चर लेता ही नहीं, बट लेना पड़ रहा है, क्या करेंगे, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ठीक है, यस गाइस। तो भैया व्हाट इज पब्लिक सेक्टर? पब्लिक सेक्टर मतलब वो चीजें जो गवर्नमेंट ओन कर रही है। सर जैसे कि आप समझने की कोशिश करोगे तो भैया रेलवेज है, गवर्नमेंट ओन ने करके रखा हुआ है। बीएसएनएल जैसे एक तरीके से सरकार चला रही है। सर बीएसएनएल लॉस मेकिंग है, फिर भी सरकार चला रही है ना। अब वो सेक्टर नहीं है, वो एक कंपनी है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एग्जांपल देके समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, नाउ देयर इज कंबाइंड सेक्टर, अ सेक्टर इन व्हिच बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एंटरप्राइजेस हैव इक्वल एक्सेस एंड जॉइन हैंड्स टू प्रोड्यूस कमोडिटी एंड सर्विस लेंडिंग टू द। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, एक्चुअली पता है मैं इसको बंद करने के पीछे 2 रीजन है। एक, इसमें से हीट निकलती है, जो हीट डायरेक्ट बॉडी पे आती है, तो उसके चक्कर में ज्यादा पसीना आ जाता है। दूसरा, मैं भी बीच बीच में विजिबल हो जाऊंगा। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। सर प्राइवेट इकोनॉमी मतलब जति निमला, अड्डा, एकाग्रता। पब्लिक इकोनॉमी मतलब इंडियन रेलवेज। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। नाउ देयर इज अ को एग्जिस्टेंस इकोनॉमी एज वेल। ठीक है,
को एग्जिस्टेंस इकोनॉमी क्या होता है? को एग्जिस्टेंस इकोनॉमी मतलब दोनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। यहां से कंबाइंड सेक्टर, कंबाइंड सेक्टर मतलब एक, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, बहुत शॉकिंग चीज है, बहुत शॉकिंग चीज है, और ये बहुत बुरे लगने वाली चीज है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आईफोन है, मतलब ये आईफोन है, फॉर एग्जाम्पल ये आईफोन जो है वो अमेरिका में बना था, ठीक है, अमेरिका में इसका प्रोडक्शन हुआ था। अब होगा क्या, सुनना, अमेरिका में इसका प्रोडक्शन हुआ, अब अमेरिका से एक शिप में इसे रखेंगे, कार्गो शिप जिसे कहा जाता है, तो अमेरिका से कार्गो शिप में से लोड किया जाएगा, इसे आना इंडिया, लेकिन ये डायरेक्ट इंडिया नहीं आ सकता, क्योंकि हमारे पास इतने बड़े पोर्ट नहीं है जो इंडिया में शिप्स को अपने यहां पे लेके आ पाए। तो अगर एक कार्गो शिप अमेरिका से निकला है तो वो पहले जाएगा कोलंबिया यानी श्रीलंका, तो श्रीलंका में कोलंबिया शिप टनल है या जो भी उसे कहेंगे, मैं नाम अभी एक्सेंट भूल रहा हूं, जैसे हमारा भी एक कुंद्रा करके सबसे बड़ा पोर्ट, ठीक है। तो अमेरिका के पोर्ट से निकला, वो इंडिया नहीं आ सकता, आना इंडिया है, लेकिन उसे पहले जाना पड़ेगा कोलंबिया यानी श्रीलंका के पोर्ट पे जाना पड़ेगा। मजे क्या बताओ, दैट पोर्ट इज नाउ ओन्ड बाय चाइना, यानी हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तब तो हम चाइना को हेल्प कर रहे हैं, हम किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रहे हैं तभी हम चाइना को हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि उस पोर्ट की फीस लगती है, पोर्ट तो प्रॉफिटेबल है ना। अब होता क्या है, कार्गो शिप निकला अमेरिका से, गया कोलंबिया, बड़ा शिप वहां उतरा, उस बड़े शिप से माल को अनलोड किया गया, छोटे छोटे शिप में डाला गया, उसके बाद वो शिप इंडिया आया, छोटे छोटे शिप इंडिया आए, क्योंकि हमारे पास इतना बड़ा पोर्ट ही नहीं है, ट्रांजिट पोर्ट या जो भी आप इसे कहो, कि हम माल अपने उतार पाए। अब नया क्या हो रहा है, नया ये हो रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, केरला स्टेट गवर्नमेंट एंड अडानी ग्रुप, ये तीनों मिलके एक पोर्ट बना रहे हैं केरला में, ऑब्वियसली, ताकि जो बड़े बड़े शिप्स हैं जो अभी फॉर एग्जांपल कोलंबिया जा रहे हैं, कहीं और जाके आ रहे हो गए हमारे पास माल, वो डायरेक्ट इंडिया आ पाए। नाउ क्या ये काम सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है? नहीं। क्या सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट कर रही है? नहीं। क्या सिर्फ अडानी कर रहा है? नहीं, तीनों मिलके कर रहे हैं, इसे कहते हैं कंबाइंड सेक्टर, ठीक है। अब ऐसे मैंने आपको एक सेक्टर का एग्जांपल दिया, ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स है, ऐसे ना एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है, ठीक है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी हैज द फॉलोइंग मेरिट्स अवेलेबल, इसके भी हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम है, एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी विच एंश्योर इंसेंटिव एंड वर्क, भैया इंसेंटिव भी मिल रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन भी हो रही है, मैं पैसा भी कमा पा रहा हूं, सब कुछ कर पा रहा हूं। प्राइस मैकेनिज्म एंड कंपटीशन फोर्स ऑपरेटिव द प्राइवेट सेक्टर प्रमोटिंग इन एफिशिएंसी, यहां पर भी प्राइस मैकेनिज्म होता है, यहां पर भी हमें इंसेंटिव मिल रहे हैं, यहां पर भी हमें सब कुछ मिल रहा है। कंज्यूमर आर बेनिफिटेड थ्रू कंज्यूमर सॉवरेनिटी, यहां पे कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, फ्रीडम ऑफ चॉइस है, ये सब की फीचर नहीं है पर हैं, ठीक है। मतलब सिर्फ प्रॉफिट मोटिव नहीं, लेकिन प्रॉफिट मोटिव है। पीछे से ढोल की आवाज आ रही होगी ना, हाँ। अप्रोप्रिएट इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजीज, आप कुछ अच्छा बनाओ, भैया सरकार आपकी इज्जत भी करेगी, आपकी प्योर इज्जत होगी कि भैया आपने अच्छा काम किया। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्लान प्रायोरिटीज, यानी यहां पर भी सर प्रॉपर प्लानिंग होती है, यहां पर भी प्रॉपर एग्जीक्यूशन होता है, यहां पर भी सब कुछ होता है। मजे की बात बताऊं, हमारे यहां ज्यादा अच्छा होता है। सर एग्जांपल दो, अरे भैया जब 2020 आया तब चाइना की भी हालत खराब हुई, अमेरिका की भी हालत खराब हुई, कैपिटलिस्ट की भी हालत हुई और सोशलिस्ट की भी हुई, हमारी उतनी हालत खराब नहीं हुई। पिछले 10 साल से चाइना के शेयर मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया, 1 साल 2 साल नहीं, पिछले 10 साल से चाइना का शेयर मार्केट नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, अगर आप लास्ट 1 मंथ को हटा दो तो। ये है सोशलिस्ट इकोनॉमी। सर अमेरिका की भी हालत खराब हो गई थी क्योंकि सब कैपिटलिस्ट के दम पे बैठे थे ना, उनकी भी हालत खराब हो गई, हमारी हालत खराब नहीं हुई, हम जिंदा रह गए थे। यही तो पावर है मिक्स्ड इकोनॉमी की, कि हम भले खिचड़ी हैं लेकिन खिचड़ी के साथ जिंदा है। एनकरेज एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई, ये सब क्या है? ये सब वो प्रोग्राम है जो हम लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं बिजनेस को करने के लिए, ठीक है। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग एंड हो गया, कंपैरेटिवली ग्रेटर इकोनॉमिक एंड सोशल इक्वलिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू ग्रेटर स्टेट, यानी भैया एमआरपी भी है। मैं आपको देता हूं, बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर एमआरपी ही नहीं होती है, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज है जहां पर एमआरपी नहीं होती। हमारे देश में एमआरपी ना, हाँ मतलब कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, लेकिन एमआरपी ऐसे रख दो कि आपको प्रॉफिट हो जाए। अरे भैया अगर इसकी एमआरपी 1.5 लाख है तो कोई 1.5 लाख से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकता, लेकिन कंपनी 2 लाख भी रख सकती है। यानी आपको जो करना है कर लो, लेकिन एक्सप्लॉइट मत करो।
अगर आपने इसकी एमआरपी रख दी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर आपने इसकी 2 लाख रुपए रख दी है, तो भैया कंज्यूमर साहब 2 लाख से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। मतलब सरकार कहती है कि तुम्हें कितना प्रॉफिट कमाना है, कितना इंसेंटिव रखना है, सब तुम्हारी इच्छा, लेकिन एमआरपी से ज्यादा चार्ज नहीं कर सकते। अगर कोई कंज्यूमर 2 लाख रुपए देने के लिए आ रहा है, ठीक है, पर आपने लिख दिया और ज्यादा चार्ज मत करो, नहीं एक्सप्लॉइट भी नहीं करेंगे, सब करेंगे। Disadvantage of cutthroat competition overrated through government legislative measures such as environmental and labor regulations. Regulations भी बहुत है, लेकिन competition भी बहुत है. However, mixed economy is not always a golden path between capitalism and socialism. It could also suffer some substantial uncertainties. Mixed economy has following demerits. इसके भी demerits है. Mixed economy sometimes is characterized by excess control by the state, resulting in reduced incentive and constant growth. भैया मैं आपको बता देता हूं सर, करप्शन यहां भी हो सकता है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज यहां पर भी हो सकता है, इनएफिशिएंसी यहां पर भी हो सकती है। अगर सरकार ज्यादा कंट्रोल करने लगे तो भी प्रॉब्लम है। यानी मिक्स इकोनॉमी में सरकार का कंट्रोल भी अप्रोप्रिएट होना बहुत जरूरी है, ये आपको समझना पड़ेगा। मोरओवर इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट। आप कैसे रखोगे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी तक एयर इंडिया थी, तो एयर इंडिया लॉस में चल के भी काम चला रही थी ना अपना, बीएसएनएल लॉस में भी काम चला रही ना अपना। तो यार आप प्रॉपर, मतलब आपके 2 बच्चे, अब दोनों में बस इक्वलिटी रखनी है आपको। इन द absence of strong government initiatives, the private sector is likely to grow disproportionate. The system would then resemble capitalism, which is all a disadvantage. Obvious बात है सर, प्राइवेट सेक्टर यानी जियो, एयरटेल ज्यादा ग्रो कर सकते हैं, बस 3-4 मिनट और बच्चे, ज्यादा नहीं है, तो ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब अगर ज्यादा प्राइवेट बिजनेस वाले ग्रो कर गए तो भी आप रोगे क्या? रहे तो प्राइवेट इकोनॉमी हो गया। यानी इन शॉर्ट अगर मैं बात करूंगा तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मतलब सोशलिस्ट जो है वो तो एकदम एक्सटेंड हो गई, कैपिटलिस्ट एकदम एक्सटेंड हो गई। मिक्स्ड का असली मजा तब है जब ये प्रॉपर मिक्स रहे। यानी प्राइवेट इकोनॉमी वाले को खुद की आजादी चाहिए, सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले को खुद की आजादी चाहिए। यहां पर एक्चुअली में ना हमें बैलेंस करके चलना है। ये भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है, कब करता है? जब कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं बना पाता। सर सोशलिस्ट इकोनॉमी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी भी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर आप प्रॉपरली चीजों को मैनेज नहीं कर पाए तो, अगर आप प्रॉपरली चीजों को मेंटेन नहीं कर पाए तो, अगर आप प्रॉपरली चीजों को एवरेज आउट नहीं कर पाए तो। यानी हर जगह प्रॉब्लम है, आपको डिसाइड करना है आपकी सही प्रॉब्लम कौन सी है। सो दिस ऑल वर द इकोनॉमिक्स जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है। अब हम लोगों का ये पूरा चैप्टर हो गया है। एज फार एज आई बिलीव हमने कंटेंट वर्ड टू वर्ड पढ़ा है, सारी चीजों को एकदम 100% तरीके से किया है। मैंने क्वेश्चंस भी आपसे भर भर के पूछे हैं, और ये तो वो क्वेश्चंस है जो अभी तक मैंने आपसे पूछे हैं। कल मेरा बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। कल मैं लेने वाला हूं एमसीक्यू सेशन, जो मैंने आपको ऑब्वियसली बता दिया है। इस एमसीक्यू सेशंस के अंदर ऑलमोस्ट कल का भी सेशन 1 घंटे के आसपास का ही रहेगा। सो 1 घंटे के अंदर हम लोग भर भर के क्वेश्चंस करेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। सारे क्वेश्चंस करेंगे, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चंस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा मैं मॉड्यूल के भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन ले आऊं। एवरेज आउट आई विल ट्राई टू कवर 50 क्वेश्चंस बाय टुमारो। मेरी इच्छा रहेगी कि हम 50 क्वेश्चंस को कवर कर लें। इफ वी कैन डू दैट इट इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड थिंग। आई डाउट क्या अपन 50 क्वेश्चन कर ही लेंगे। सो दिस वुड बी अ वेरी गुड थिंग। आई होप मजा आएगा। आज के लिए रखते हैं, आई थिंक 10 थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, मिलते चलो, बाय बाय। सो कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट सब हो गया है, एक बार के लिए बस नजर घुमा लेना ताकि आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए रखते हैं, आई थिंक 10 थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दिस वन। बाय बाय, टेक केयर, मिलते